जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट देने का कार्य किया जो कि आपके जीवन के लिए तथा एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि राम सेतु बैच भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपना विशालतम रूप लेने का कार्य कर रहा है और जिस प्रकार आपको बाहुबली बैच में पढ़ाया उसी प्रकार राम सेतु बैच में भी अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का कार्य कीजिए, क्योंकि यह आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आपको बता दें कि हम जो आपको कल टॉपिक पढ़ा रहे थे, कल मैंने आपको बताया था रक्त के बारे में, बीपी के बारे में, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर बात करेंगे नॉर्मल बीपी की तो 120/80 की रफ्तार होती है। अब नॉर्मल बीपी की बात कर रहे हैं। जब बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर यानी ब्लड फ्लो, यानी 120/80 की रफ्तार से दौड़ने वाले ब्लड जो दौड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, कहना सर जी, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं और 120/80 नॉर्मल होता है। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए भैया जी, यह बताइए कि जो ब्लड प्रेशर यानी शरीर में मूलतः जो ब्लड होता है यानी जो खून होता है किस रफ्तार से दौड़ता है, कहना सर जी 120/80 की रफ्तार से। अब बात करते हैं रक्त के बारे में। अगर हम पहले पॉइंट की अगर बात करें तो समझिएगा, रक्त एक प्राकृतिक कोलाइडी विलयन है। कैसा है? प्राकृतिक कोलाइडी विलयन, अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट लिखने का कार्य करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट के साथ साथ यह एसएससी तथा एमटीएस में आने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एसएससी तथा एमटीएस में आने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एग्जामिनर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन करेगा कि बताइए रक्त किस प्रकार का ऊतक है, कहना सर जी रक्त एक तरल संयोजी, एक यहाँ पर यह भी हो सकता है तरल संयोजी ऊतक भी कह सकते हैं, या प्राकृतिक कोलाइडी विलयन भी है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक के साथ साथ कौन सा भी है, कहना सर जी प्राकृतिक कोलाइडी विलयन भी है। कैसा? प्राकृतिक कोलाइडी विलयन। ठीक है, कैसा है? कहना सर जी प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त कैसा है? प्राकृतिक कोलाइड है। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करेंगे तो समझिएगा रक्त एक संयोजी ऊतक है। कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। वही इसको तरल भी कह सकते हैं, तरल यानी लिक्विड, संयोजी तो बता ही दिया हमने, ऊतक तो है ही। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आता है। एग्जामिनर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से घुमाने का कार्य करते हैं और कहीं ना कहीं विद्यार्थी होते हैं वह घूम जाते हैं। यहाँ पर समझिएगा वह क्या कहना चाह रहा है और एग्जाम की दृष्टि से यह कहना क्या चाहता है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। तो भैया जी यह रक्त एक प्राकृतिक कोलाइडी विलयन है। रक्त कैसा ऊतक है, कहना सर जी रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसमें आप तरल लिख लेंगे तो अति बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे घुमा घुमा कर चीजें पूछता है। तो हम आपको बता दें यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, कहना सर जी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कहना सर जी हम यहाँ पर तरल लिख लेंगे। क्या? तरल संयोजी ऊतक है। कैसा? तरल संयोजी ऊतक है। भैया जी सर्दी का टाइम आ गया है, लगभग हमारे यहाँ तो सर्दी पड़ने लगी है, शायद आपके यहाँ भी पड़ने लगी होगी। तो भैया जी बढ़िया आराम से रजाई में धोइएगा, आराम से वीडियो देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई होगी, बढ़िया तरीके से। हाँ समझिएगा। तो रक्त एक कैसा ऊतक है, कहना सर जी रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है कि बताइए इसका पीएच मान कितना होता है। तो पीएच मान कितना होता है, कहना सर जी 7.4 होता है। कहना सर जी पीएच होता क्या है, पीएच मान होता क्या है। तो भैया जी जब जी आगे चैप्टर आएगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे पीएच मान क्या होता है। पीएच क्या होता है, एक्चुअली में एक स्केल होता है। जैसे कि आपने अपना देखा होगा ना इसकी लाइन खींचने वाला, वैसे ही उसी प्रकार एक स्केल होता है। यह अम्ल का तथा क्षार को दर्शाने का कार्य करता है। अम्ल को तथा क्षार को दर्शाने का काम करता है, उसी को पीएच स्केल बोलते हैं। आप समझिएगा। तो पीएच जो स्केल है, इसका पीएच जो मान होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, कहना सर जी 7.4। अति महत्वपूर्ण लिख लेंगे, इसको अंडरलाइन भी करने का कार्य करते हैं। तो भैया जी पीएच जो रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है, कहना सर जी 7.4 होने का कार्य करता है। अर्थात रक्त कैसा है, कहना सर जी रक्त क्षारीय है। कैसा होता है रक्त, कहना सर जी जो रक्त होता है ना वह क्षारीय है। कैसा है? क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। अच्छा क्षारीय और
अम्लीय को पहचानने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है, जो भी पीएच मान 6 से ऊपर आ जाता है, क्या 6 से ऊपर आ जाता है तो वह क्या होगा, क्षारीय होगा। और 6 से जो नीचे होगा उसको हम अम्लीय बोलते हैं। सर जी अम्लीय बोलते हैं? हाँ भैया जी, जो 6 से जो नीचे वाले जितने भी अंक आएंगे ना आपको पीएच स्केल में, तो वह क्या होंगे, अम्लीय होंगे। जैसे कि हम बात करें नींबू का पीएच मान 2.2 होता है, यानी ये 6 के नीचे वाली लाइन में है, 6 से नीचे है तो 2.2। ये अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। नींबू क्या है, खट्टा पदार्थ है, इसका पीएच मान 2.2। इसी प्रकार हम रक्त की बात करें तो इसका मान पीएच मान 7.4 होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसके बाद अगर अगली लाइन बात करेंगे हम, तो भैया जी स्वस्थ मानव में 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। इसके बाद हम यह मानव का कुल भार का कितना होता है, कहना सर जी 7% होता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भैया जी यहीं से आता है, यहीं से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो भैया जी यहीं से बन जाता है। वह इस प्रकार कहता है कि बताइए कि जो मानव होता है ना, तो मानव का जो ब्लड होता है वो कुल वजन का कितना होता है। कहना जो मानव होता है ना, मानव के कुल वजन का होता है यह कितना, कहते जी सर जी 7% होता है। कितना होता है, 7%। 60 नहीं, ये 7 6 के बाद जो आने वाला अंक होता है ना 7, उतना परसेंट होता है। अपनी पूरे कुल वजन का, अपनी 100% बॉडी का सिर्फ 7% जो भाग होता है वह क्या होता है, ब्लड यानी खून होता है। और रक्त का पीएच मान कहना सर जी 7.4 होता है। ये क्षारीय होता है या तरल संयोजी ऊतक होता है। चीजें मैं आशा कर रहा हूं कि चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रही हैं और बड़ा एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर हम पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगली पॉइंट की बात करें तो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम पाया जाता है। आधा लीटर क्या कम पाया जाता है, ब्लड कम पाया जाता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड जो है भैया जी कम पाया जाता है। ब्लड है ना आधा लीटर, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है। लेकिन भैया जी ये मत सोचिएगा कि अगर ब्लड कम पाया जा रहा है तो महिलाएं कमजोर होती हैं। नहीं भैया जी, महिलाएं तो कमजोर नहीं होती हैं। अगर कमजोर होती तो झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। धुंधलू हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, तो वो भी तो एक महिला थी, कमजोर थी तो वो भी होनी चाहिए। आज भी थर्राते हैं अंग्रेज। एक अंग्रेज का कहना था, एक इतिहासकार का कहना था कि वह एक ऐसी महिला थी जो मुझसे मर्दों की तरह लड़ी। आज भी आप बाहर की तरफ जाएंगे ना तो आज भी झांसी की जो लेडीसें, जो लड़कियां हैं, आज भी उन्हें उस सम्मान की भावना से देखा जाता है कि जो झांसी की रानी थी उसी के समान वहाँ की महिलाएं बहुत तेज हैं। इस प्रकार की छवि यह समाज में छोड़ कर गई हैं हमारी झांसी की रानी। अगर हम बात कर लें तो महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं में आधा लीटर ब्लड कम होता है। और महिलाओं का जो वजन होता है, उनके मस्तिष्क से जब हम पढ़ाएंगे तो मस्तिष्क का वजन भी उनका कम होता है, यानी छोटा मस्तिष्क होता है थोड़ा सा। लेकिन कमजोर नहीं होती हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, चीजें बहुत तेज होती हैं। इसका बहुत बढ़िया आपको रीजन बताएं। अच्छा, आप लोगों ने देखा लड़कियां पढ़ जाती हैं, बस लड़के कम पढ़ पाते हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि लड़कों की जो संगति होती है वो कहीं ना कहीं बाहर की तरफ होती है और लड़कियां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं अंदर रहने का कार्य करती हैं, जिससे कि उन्हें सिर्फ एक ही रहता है कि भाई क्या करें, आप पढ़ ही लें। और जबकि लड़कों का क्या है, उनने कहा नहीं सर जी कोचिंग, और उनने कहा यार दोस्त का फोन आ गए, यहाँ चले गए वहाँ चले गए। इस प्रकार की भावनाएं जो लड़के रखते हैं वह अक्सर पढ़ाई में चूक जाते हैं और पीछे होने का कार्य करते हैं। तो समझिएगा जो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड कम होता है। रक्त विभिन्न पोषक पदार्थ तथा गैसों का परिवहन करता है। तो ये जी रक्त क्या करता है, विभिन्न पोषक पदार्थ तथा गैसों का परिवहन करता है। सर जी गैसों का परिवहन क्या करता है? गैस मतलब ऑक्सीजन भैया जी, ऑक्सीजन का परिवहन करता कि नहीं करता? तो भैया जी वो भी तो एक गैस ही है। इसका पोषण के पदार्थों का पोषण, यानी जो हम मिनरल्स, कैल्शियम, मिनरल्स वगैरह, विटामिन वगैरह जो खाते हैं वह पूरी बॉडी तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? कहना सर जी
ब्लड करता है, यानी रक्त करता है। ठीक है, इसके बाद अगर अगले पॉइंट की बात करें, रक्त का जो निर्माण होता है कुल भ्रूण बच्चे की अवस्था में, समझो यहाँ पर अति महत्वपूर्ण, अति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं भैया जी, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझो यहाँ पर रक्त का जो निर्माण होता है वह क्या होता है, जो रक्त का निर्माण होता है यह कुल भ्रूण का, कुल भ्रूण यानी कुल भ्रूण का बच्चा, भ्रूण यानी जो पेट में रहने वाले बच्चे को ही हम भ्रूण कहते हैं। जब तक जो बच्चा पेट में रहता है उसको हम भ्रूण ही बोलते हैं, जब वह पेट से निकल आता है तो उसको हम बच्चा बोलने का कार्य करते हैं। तो समझिएगा जो रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में मीसोडर्म से होता है, मीसोडर्म से होता है। किससे? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कहना सर जी मजा आ गया, कतई जहर क्वेश्चन कह दो सर जी, कतई जहर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? कतई जहर क्वेश्चन। इस प्रकार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा कि बताइए कि भ्रूण में रक्त का निर्माण कहां से होता है, कहना सर जी मीसोडर्म से होता है। भ्रूण में रक्त का निर्माण मीसोडर्म, भ्रूण में रक्त का निर्माण मीसोडर्म से होता है, भ्रूण में रक्त का जो निर्माण होता है मीसोडर्म से होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद बात करेंगे वयस्क मानव, इसके बाद बात करेंगे वयस्क जो मानव होता है, जो वयस्क मानव में जो रक्त होता है, वयस्क मानव में रक्त का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। बताइए जल्दी से एक बात, जल्दी से बता दीजिएगा। जितने भी आप दोस्तों चाहने वाले हैं ना, वीडियो को शेयर करके आइएगा उनके पास, जल्दी से फटाफट फटाफट, समय खराब नहीं करेंगे, जल्दी से शेयर करके आइएगा भैया। ओ भैया क्या सोच रहे हो? अरे भैया यही समय है पिता की फिक्र को फक्र में बदलने का। अब लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। समझिएगा रक्त का जो निर्माण होता है वह रक्त का जो निर्माण भ्रूण में कहां पर होता है, कहना सर जी मीसोडर्म में होता है। लेकिन अगर हम वयस्क मानव की अगर बात कर लें, यानी वयस्क व्यक्ति की अगर हम बात कर लें, जो वयस्क व्यक्ति होता है अगर हम उसकी बात करने का कार्य करें तो थोड़ा सा समझिएगा, उसका जो रक्त का निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है, कहना सर जी अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। रक्त भैया जी प्लीहा लिखा है ये, ठीक है ना, आधा पा है, प्लीहा या तिल्ली, प्लीहा या तिल्ली यानी प्लीहा या तिल्ली, प्लीहा या तिल्ली में जमा रहता है, प्लीहा या तिल्ली में क्या रहता है, जमा रहता है। एक बार और पढ़ेंगे इस लाइन को, है ना सर जी, अति महत्वपूर्ण हो रही हैं चीजें, तो इसलिए कहते हैं प्लीहा तिल्ली को क्या कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहा जाता है। प्लीहा या तिल्ली को क्या कहते हैं, कहना सर जी ब्लड बैंक कहते हैं। समझो रक्त का निर्माण भ्रूण में कहां पर होता है, कहना सर जी मीसोडर्म में होता है। वयस्क व्यक्ति में रक्त का निर्माण कहां पर होता है, कहना सर जी अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में कहां, कहना सर जी रक्त का जो प्लीहा तथा तिल्ली में जमा होता है। निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, जमा होता है प्लीहा या तिल्ली में। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है। थोड़ा सा शब्दों के हेर फेर को समझने का कार्य करें जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। थोड़ा सा समझिएगा भैया जी, यह कह रहे हैं कि वयस्क व्यक्ति में रक्त का जो निर्माण है, किसका, कहना सर जी रक्त का, जो रक्त का निर्माण होता है ना वो अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन रक्त जमा कहां पर होता है, कहना सर जी प्लीहा या तिल्ली में जाकर जमा होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्लड बैंक बोलते हैं भैया जी। प्लीहा या तिल्ली को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए प्लीहा या तिल्ली को हम क्या कहते हैं, कहना सर जी इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। इसके अलावा यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि बताइए रक्त कहां पर जाके जमा होता है, कहना सर जी प्लीहा या तिल्ली में जाकर जमा होता है। वयस्क व्यक्ति में रक्त का निर्माण कहां पर होता है, कहना सर जी अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। भ्रूण यानी बच्चा जो होता है, भ्रूण का जो रक्त होता है उसका निर्माण कहां पर होता है, कहना सर जी मीसोडर्म में होता है। कहना सर मीसोडर्म, भैया जी जब जननांग आएंगे ना तो बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे कि मीसोडर्म क्या होता है, यह कहां पाया जाता है, बढ़िया तरीके से सारी चीजें क्लियर करेंगे।
इसके बाद अगर हम अगली पॉइंट की बात कर लें तो यह अगला पॉइंट क्या कहता है, इसको भी हम समझेंगे बड़ी बेहतरीन तरीके से। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की, यह तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रक्त संचरण की खोज किसने की, कहना सर जी विलियम हार्वे ने की, ठीक है। इसके बाद अगर अगले पॉइंट की बात करें हम, रक्त में कोलेस्ट्रॉल समानता जो स्तर होता है 180 से लेकर 200 ग्राम तक होता है। रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल का समान जो स्तर होता है 180 से लेकर 200 ग्राम तक होता है। लेकिन भैया जी अगर आपके शरीर में वसा में बढ़ जाता है ना तो ये आपकी नसों को ब्लॉक करने का कार्य करता है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है कि जब नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो जो मानव होता है उसको हार्ट अटैक आने की संभावना होती है वह अधिक हो जाती है। इस प्रकार के विचार हमने आपके सामने रखने का कार्य किया, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, कहना सर जी विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने। रक्त में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर कितना होता है, 180 से 200 ग्राम तक होता है, 180 से 200 ग्राम तक होता है। अब यहाँ पर समझिएगा, ब्लड को बढ़िया तरीके से समझेंगे। हम बता रहे हैं जो सोचते हैं कि आज हम पिता की फिक्र को फक्र में बदल कर ही रहेंगे, वो भैया जी बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। समझिएगा, ब्लड अति महत्वपूर्ण, वेरी और एक बार और लगा देंगे हम, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो भैया जी ब्लड में दो हिस्से पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा होता है और एक रुधिराणु होता है। एक प्लाज्मा होता है और एक रुधिराणु होता है। भैया जी जब भी हमें किसी बीमारी की जांच करनी होती है तो हम जांच किसके द्वारा करते हैं, कहना चाहिए प्लाज्मा द्वारा हम करते हैं। इसके अलावा बता दें आपको, ब्लड के दो भाग होते हैं जिसमें प्लाज्मा और रुधिराणु दोनों ही पाए जाते हैं। इसके बाद बता दें, इसमें जो प्लाज्मा होता है वो 55 से 60% होता है और रुधिराणु 40 से 45% होने का कार्य करते हैं। और भैया जी प्लाज्मा में भी कौन से, कहना फाइब्रोजिन और प्रोथ्रम्बिन, फाइब्रोजिन तथा प्रोथ्रम्बिन दो प्लाज्मा पाए जाते हैं। पहला फाइब्रोजिन, दूसरा प्रोथ्रम्बिन। इसका रुधिराणु की अगर बात करेंगे हम तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट। आरबीसी का एक और नाम होता है एंथ्रोसाइट, दूसरा डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट तथा प्लेटलेट का जो दूसरा नाम होता है इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया जी, एक थ्रोम्बोसाइट लिखा है ना, दिख रहा हो, बोल भी रहे हैं हम थ्रोम्बोसाइट। इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, इसको बोलते हैं एंथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एंथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम कौन सा है, थ्रोम्बोसाइट। चीजें, अधिकतर चीजें समझ में आ गई होंगी, ये अति महत्वपूर्ण है। इसको एक बार और पढ़ने का कार्य करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो रक्त होता है, रक्त को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। प्लाज्मा का जो भाग होता है वह 55 से लेकर 60% तक होता है, जबकि रुधिराणु का जो भाग होता है वह 40 से लेकर 45% का भाग होता है। प्लाज्मा में दो भाग पाए जाते हैं जिसको हम प्रोथ्रम्बिन तथा थ्रोम्बिन कहते हैं। पहला भाग पहला भाग होता है फाइब्रोजिन, पहला भाग होगा फाइब्रोजिन तथा दूसरा प्रोथ्रम्बिन। इसके बाद रुधिराणु की बात करेंगे तो जो रुधिराणु होता है वो तीन भागों में बटा होता है। पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट। आरबीसी का दूसरा नाम उसको बोलते हैं एंथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट। इस प्रकार की वार्ता करने का हम कार्य कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं चीजें महत्वपूर्ण के साथ साथ समझ में भी आ रही होंगी। अगर हम रक्त प्लाज्मा की बात करें तो यह कैसा है आपको समझाने का कार्य करेंगे। यह रक्त का महत्वपूर्ण भाग होता है। रक्त का कैसा भाग होता है, कहना सर जी रक्त का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें 90% जल पाया जाता है। समझिएगा भैया जी, प्लाज्मा है, प्लाज्मा 55 से लेकर 60% पाया जाता है, इसमें भी 90% पानी। क्या, इसमें भी 90% पानी। जो रक्त होता है, रक्त एक प्लाज्मा रक्त का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें 90% जल होता है तथा 10% भाग में क्या होता है, कहना सर जी 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या क्या होता है, कहना सर जी प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, कहना सर जी थ्रोम्बोसाइट, फाइब्रोजिन तथा प्रोथ्रम्बिन। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे भैया जी। एसएससी लिख सकते हैं हम और आरआरबी तो लिख ही लेंगे, कहना सर जी
यह दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में तथा जमाने में मदद करती हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? कैंसर जी फाइब्रोजिन तथा प्रोथ्रम्बिन। हम बताएंगे आपको किस प्रकार रक्त का थक्का जमता है, वो भी बढ़िया तरीके से समझाएंगे, कतई कोई दिक्कत नहीं होगी। बाहुबली बैचा भैया जी, बाहुबली बना कर छोड़ेंगे, कतई कोई दिक्कत नहीं होगी। समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, जो रक्त का प्लाज्मा होता है यह रक्त का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें 90% भाग जल का होता है, 10% भाग प्रोटीन का होता है। प्रोटीन की अगर बात करेंगे, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का होता है। तथा इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, पहला फाइब्रोजिन तथा प्रोथ्रम्बिन। यह रक्त को जमाने में मदद करते हैं। बढ़िया तरीके से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कल आपको बताएंगे हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेलिस्ट के बारे में, रुधिराणु के बारे में बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे। आप लोग बताइएगा किस प्रकार की क्लास लगी है और समझाने का जो तरीका है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से। आप लोग जितने भी नए विद्यार्थी हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं अति महत्वपूर्ण तथा बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। एक बहुत बेहतरीन सा विचार हमारे दिमाग में आया है, वह हम कहना चाहेंगे कि जितने भी विद्यार्थी हमारे हैं भैया जी, राम सेतु बैच की प्रत्येक क्लास को पढ़ने का कार्य कीजिएगा। लगभग 40 क्लासें बाहुबली बैच में होने को है। 40 क्लासें भैया जी बहुत होती हैं, कम नहीं होती हैं 40 क्लासें। 40 क्लासें होने को है। आप लोग डेली पढ़ाई कीजिएगा। राम सेतु बैच भी बड़ी रफ्तार पकड़ता जा रहा है और बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़िएगा। तो टाइमिंग सभी को अगर ना पता हो तो मैं बता दूं कि डेली वीडियो जो बाहुबली बैच की है वो डेली दोपहर को 4 बजे, सॉरी बाहुबली जो बैच की है वो प्रत्येक दोपहर को 2 बजे तथा शाम को 4 बजे होगी राम सेतु बैच की वीडियो। 4 बजे राम सेतु बैच, 2 बजे बाहुबली बैच। यूट्यूब पर आपको बेहतरीन तरीके से दिख जाएगा और इसके बता दें आपको शेड्यूल बना दिख जाता है। इसको नोटिफिकेशन में कर लीजिएगा। जो नोटिफिकेशन में लिख के आता है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको 30 मिनट पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाता है और जब क्लास स्टार्ट होगी तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चीज़ें अति महत्वपूर्ण हो गई हैं। इसी के साथ बता लेना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर तो करके आ ही जाएंगे आप, ठीक है ना। ऐसा समाप्त करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग।